वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं जेई मेंस 2025 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए, अ पॉइंट चार्ज कॉजेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 8 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज इज। तो बच्चों, अगर एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है और अगर एक अंदर चार्ज है तो इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स टोटल बाहर आता है उसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, वो होता है बच्चों Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर फ्लक्स की वैल्यू दी है, एप्सिलॉन की वैल्यू दी है, तो गॉसियन सरफेस का साइज मैटर नहीं करता, चार्ज अपन सीधा निकाल सकते हैं 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि फ्लक्स नेगेटिव दिया है मतलब फ्लक्स अंदर एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है का मतलब चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, तो या तो सी होगा या तो डी होगा। फाई का वैल्यू अपन रख देते हैं बच्चों -2 इंटू 10 का पावर 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 8.85 इंटू 10 का पावर -12। तो बच्चों ये 8 2 16 मतलब 17 के आसपास पूछा आएगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन, अगला सवाल क्या बोला है? An electrical dipole is placed in a distance of 2 cm from an infinitely plane sheet having positive charge density sigma 0। तो आपके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा 0 की एक शीट है, ठीक है, और उससे 2 सेंटीमीटर दूर क्या रखा हुआ है? एक डायपोल रखा हुआ है। डायपोल अपन बना लेते हैं ऐसा, ये -q है और ये क्या है? +q है। क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया गया था बच्चों, इसमें नहीं पेस्ट किया हूं तो मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। अब हमको बताना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और टॉर्क के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले मार्क कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहता है। तो अगर एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है, और डायरेक्शन कैसा होता है? अवे फ्रॉम द शीट, और हर पॉइंट पे सेम होती है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगी जिसका मैग्नीट्यूड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर थिक शीट होती है तो एप्सिलॉन नॉट, और थिन शीट है तो 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं बोला है तो 2 एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। तो अभी जो डायपोल है अलोंग द डायरेक्शन रखा हुआ है इसके, तो बच्चों टॉर्क का इक्वेशन हम लोग जानते हैं, टॉर्क होता है डायपोल का मोमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब क्योंकि दोनों अलोंग द सेम डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो टॉर्क क्या लगेगा? 0। तो किस ऑप्शन में टॉर्क 0 है? टॉर्क बोथ आर मैक्सिमम बोला है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। टॉर्क इज 0, नेट फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट। तो बच्चों नेट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा ये भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इसको इस तरफ फोर्स लगेगा सिग्मा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको इस तरफ लगेगा सिग्मा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स भी 0 लगने वाला है। ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। टॉर्क अंदर डायपोल इज 0, नेट फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द शीट, ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। नेट फोर्स भी 0 होगा। फिर क्या बोला है? टॉर्क इज 0 और पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी U का फॉर्मूला होता है बच्चों -P.E, ठीक है। अभी cos 0 क्या होगा? +1, तो ये सामने का -1 इंटू +1 माइनस ही रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी -P इंटू E, जो कि नेगेटिव में सबसे बड़ा वैल्यू है, इसी को बोलेंगे U मिनिमम। तो ये बात सही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या बोला है? एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मास m, चार्ज Q, लेंथ L इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर E0 I। तो एक x एक्सिस के अलोंग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू है E0 I, x एक्सिस के अलोंग है। When the dipole is rotated slightly from its equilibrium position and released at a time period of oscillation, हमको बताना है। तो क्या बोला है? एक डायपोल है, उसको हल्का सा अपन सपोज छोटा सा स्मॉल एंगल थीटा स्पीड डायपोल मोमेंट वाले डायपोल को घुमाते हैं, तो क्या होगा? इस हमको बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ स्मॉल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। तो बच्चों ये तो SHM का क्वेश्चन हो गया। टॉर्क बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? P क्रॉस E। अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहे तो लिख सकते हैं PE साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है। क्योंकि यहां पर थीटा इज वेरी स्मॉल बोला है, डिस्टर्ब फॉर वेरी स्मॉल एंगल बोला है, तो हम लोग थीटा को थीटा लिख लेते हैं, तो PE साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? थीटा। अब ये टॉर्क है, तो हम लोग थीटा जिधर रोटेट करेंगे टॉर्क उसके उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक नेगेटिव साइन लगा लेते हैं, ठीक है। और टॉर्क को लिख सकते हैं I इंटू अल्फा बराबर क्या होगा? -PE इंटू थीटा। यहां से अल्फा बराबर आ जाएगा -PE बाय I इंटू थीटा। P और E तो पता है बच्चों,
हम लोग को आई निकालना है। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डायपोल है जिसका लेंथ आपको दे दिया है बच्चों एल, लेंथ एल दे दिया है, और क्या बोला है? डायपोल है लेंथ एल और चार्ज जो डायपोल मास एम है, चार्ज क्यू है। तो यहां पर पॉइंट मास होगा एक यहां और एक यहां, ठीक है। अब ये रोटेट करेगा बच्चों, सेंटर के अबाउट अपने रोटेट कर रहा है। तो देखो यहां से यहां की डिस्टेंस और यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L/2। तो इस पॉइंट मास की क्या होगी? ml स्क्वायर, ml/2 का होल स्क्वायर, और इसका भी ml स्क्वायर बाय होल। तो I का वैल्यू क्या लिख सकते हैं भाई? पॉइंट मास ml स्क्वायर बाय 4 प्लस इसका भी क्या होगा? ml स्क्वायर बाय 4। तो ये हो जाएगा टोटल ml स्क्वायर बाय 2। ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर सब्स्टिट्यूट करने से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा -pe डिवाइडेड बाय ml स्क्वायर बाय 2। तो 2 कहां चले जाएगा? ऊपर, और यहां क्या आएगा? थीटा। अब कंपेयर करें बच्चों तो ये एंगुलर एसएचएम का इक्वेशन है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ml स्क्वायर बाय 2pe, ये वाला वैल्यू हो जाएगा। तो 2qe। अच्छा, अब डायपोल जो है P है, डायपोल मोमेंट, तो P के जगह आप क्या डाल सकते हो? P बराबर Q इंटू एल भी डाल सकते हो। तो यहां पर Q इंटू एल डालोगे तो एक L से L कट जाएगा और इसके जगह आ जाएगा Q। तो ml/2qe भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को पहला बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बोला है, इनसाइड है ना, ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इनसाइड के लिए बोला है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है बच्चों, तो ए का क्या होना चाहिए? 3। तो ए का 3 होगा, तो ए का 3 सिर्फ एक ऑप्शन में, तो आंसर क्या होना चाहिए? ए। वैसे बाकी चीजें चेक कर लेते हैं। फिर क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर ग्रेटर देन 0 फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो अगर एक प्लेन शीट है इनफाइनाइट, तो डिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, कितने भी दूर हो आप, कितने भी पास हो या कितने भी दूर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका होना चाहिए बच्चों 2, तो बी का होना चाहिए 2। तो बी का क्या है? 2। सी का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बोला है ऑफ अ चार्ज स्फीयर। तो बच्चों टोटल चार्ज क्या हो गया? Q हो गया। अब सेंटर से अगर आप r डिस्टेंस जा रहे हैं तो क्या होगा? KQ बाय छोटा r स्क्वायर। K को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r स्क्वायर छोटा r स्क्वायर रह गई, सेंटर से आउटसाइड वाली डिस्टेंस, और Q मतलब चार्ज। तो इसका रेडियस अगर r है तो इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई बड़ा r स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो यहां से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आएगा सिग्मा r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट छोटा r स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू होगी 4th। तो सी का क्या होगा? 4th। लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज शीट्स। तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो प्लस वाले के कारण बच्चों क्या होगा? प्लस वाले के कारण इस डायरेक्शन में होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अवे फ्रॉम द शीट, और नेगेटिव वाला क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, तो उसके भी डायरेक्शन सेम होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों ऐड हो गए, कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों 1। ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट दे दिया बच्चों, डायपोल मोमेंट दे दिया 6 इंटू 10 का पावर -6 कूलम मीटर, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 का पावर 6 वोल्ट मीटर, 10 का पावर 6 वोल्ट पर मीटर। अब हमको बोले द डायपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में कैसे? पैरेलल है। उसके बाद क्या बोला? द वर्क डन दैट नीड्स टू बी डन टू मेक इट डायपोल मोमेंट ऑपोजिट टू द फील्ड। मतलब डायपोल को अपन क्या करेंगे? ऐसे से उठा के 180 डिग्री क्या कर देंगे? अरे हट जा भाई, ओ शिट, क्या हो गया? एक मिनट बच्चों, सॉरी, ठीक है, साइड हो जा भाई। हाँ, डायपोल को 180 डिग्री घुमा के ऐसा मोड़ देंगे, तो वर्क डन कितना लगेगा? तो बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है वर्क डन। तो अपन लिख लेते हैं वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, विच विल बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इस डायरेक्शन में, और पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों वो हमको पता है, वो होता है -P.E। तो फाइनल पोजीशन में जब वो 180 डिग्री बनाएगा तो cos 180 क्या होगा? -1, तो वैल्यू आएगी P इंटू ई। ठीक, और U इनिशियल क्या होगा? -PE cos 0, क्योंकि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ, तो cos 0 क्या होता है? 1, तो वैल्यू आएगी -PE। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या होगा? PE माइनस ऑफ -PE विच इज 2PE। अब P और E का वैल्यू तो दिया हुआ है बच्चों, डाल दो और निकाल दो, और क्या बता? 2 इंटू 6 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 10 का पावर 6,
माइनस 6 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 12 जूल। तो ये आंसर होगा इसमें 12 जूल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला बनाते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल क्या बोला है देखिए, 3 infinitely long wires of linear charge density sigma lambda are placed along x axis, y axis and z axis। तो x axis के along रखा है एक वायर, एक रखा है y axis के along और एक रखा है z axis के along। ठीक है, हमको बताना है which of the following denotes an equipotential surface। देखो, अगर हम लोग बच्चों एक लाइन चार्ज लें, क्या लें, एक लाइन चार्ज लें, सपोज ये y एक्सिस वाला वायर ऐसा ले लेते हैं, y एक्सिस के अलग एक वायर रखा है लैम्डा का, तो इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो क्या बनेगी, एक सिलेंडर बनेगी। ठीक है, आप जानते हैं ऐसा सिलेंडर बनता है। तो अगर आप एक पॉइंट को ऐसे फिक्स कर लीजिए, तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो एक y जो एक्सिस है वो सेंटर में है और एक सर्कल की इक्वेशन बन रही है। अब सर्कल की जैसे यानी अगर आपको पॉइंट लिखना है किस किस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो आप क्या लिखेंगे, यहां से y एक्सिस से कितना दूर होगा वो x यानी ये जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, जैसे ऊपर से देख रहे हैं ये y एक्सिस है और ऊपर से देख रहे हैं तो ये z एक्सिस होगा और ये x एक्सिस होगा। तो किसी भी पॉइंट को आपको लिखना है पोजीशन को, तो पोजीशन फ्रॉम y एक्सिस आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का अंडर रूट, और ये ऐसा एक सर्कल बन जाएगा और हर पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी, सेम। तो आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऐसे हर पॉइंट पे क्या होगा, तो एक लैम्डा चार्ज का इनफाइनाइटली चार्ज का वायर है, तो उसके कारण पोटेंशियल अपन क्या लिखते हैं, 2k लैम्डा इनफाइनाइटली चार्ज वायर है तो था 2k लैम्डा बाय r, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय r। तो अगर पोटेंशियल लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, dE v बराबर EDR, v बराबर क्या लिख सकते हैं, EDR, dV बराबर EDR। तो E बराबर क्या जाएगा, dV बाय dr। तो dV बाय dr करेंगे 1 बाय r का, 1 बाय r का क्या आएगा, ln r। ठीक है, तो आप पता है पोटेंशियल लिख सकते हैं 2k लैम्डा ln r, ये हो जाएगा बच्चों पोटेंशियल का वैल्यू। तो y के कारण जो पोटेंशियल लिखेंगे वो क्या आएगा, 2k लैम्डा ln ry, और ry की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली अगर आप एक्स एक्सिस से देखेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा एक सिलेंडर बनेगा। तो आप किसी भी पॉइंट का जो इक्वेशन अगर एक सर्कल जो बन रहा है उसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये पोजीशन जो होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां पर Vx क्या आ जाएगा, 2k लैम्डा ln y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, और सिमिलरली Vz क्या आ जाएगा, 2k लैम्डा ln y से देखने, सॉरी y नहीं, x से देखने, z से, तो क्या आएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब आपको पता है पोटेंशियल लिखना है तो टोटल लिखना है, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिमिलरली वेक्टर तो होता नहीं, स्केलर होता है, तो सीधा ऐड हो जाएगा। तो किसी भी एक जनरल पॉइंट का पोटेंशियल v बराबर क्या होगा, Vx प्लस Vy प्लस Vz। तो ऐड करेंगे तो 2k लैम्डा प्लस 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 है तो लॉग के साथ सबको इनटू में ले सकते हैं बच्चों, लॉग के साथ इनटू में आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 है, लॉग के बाहर है तो ये पावर में चढ़ जाएगा बच्चों, ये अगर पावर में चढ़ जाएगा तो ये सब का स्क्वायर होकर स्क्वायर से बाहर आ जाएंगे। अगर ये सब स्क्वायर से बाहर आ जाएंगे तो v का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा k लैम्डा ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल कांस्टेंट कब होगा, जब ये टर्म जो है वो कांस्टेंट होगा, के लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो लॉग के अंदर वाला ये जो टर्म है कांस्टेंट होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो अपन देखते हैं कि ऐसा कुछ इक्वेशन में दिया है बच्चों, क्या दिया है ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अगला सवाल क्या बोला है, पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is fastened to one end a of a massless string in equilibrium length l। तो यहां से यहां इसको फास्टन कर दिया गया है रेस्ट पे। अब उसके बाद बोला है द होल सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स इनिशियली एट रेस्ट इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड E इस डायरेक्शन में स्विच ऑन करेंगे बच्चों, तो एक फोर्स लगेगा इसको इधर Q इंटू E, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा।
अब इसका मास क्या है बच्चों, m है, मास क्या है m। अब इसका मास m है और इसमें QE फोर्स लग रहा है बच्चों, है ना, इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा बच्चों, ये सिचुएशन सिंपल हो गया। देखो इसको मैं ऐसा टेढ़ा करके देखता हूं, ये यहां से 60 डिग्री पे मास रखा हुआ है और नीचे की तरफ एक QE फोर्स लग रहा है, ये m मास है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, mg नहीं लग रहा है, कितना लग रहा है, QE फोर्स लग रहा है। तो बच्चों ये पेंडुलम जैसा हो गया कि नहीं हो गया, कि एक बॉब से ऐसा पेंडुलम बॉब ऐसा लटके रहता था सीलिंग से और इसको उल्टा ऐसा छोड़ देते थे, तो यहां पर उसको क्या फोर्स लगता था, mg, जो इसको रिस्टोर करके ओरिजिनल पोजीशन तक लाता था। तो इसका एक टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी होता था और अपन यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के वो भी लिखते थे, क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के वो भी लिखते थे, क्या बोलते हैं, स्पीड भी निकालते थे। तो सिमिलर वही क्वेश्चन। तो यहां पर EQ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसको, तो क्या करेगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और वो इसको इस तरफ ले जाएगा। तो हमको क्या करना है बच्चों, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है 1 और 2 पे, ठीक है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो 1 पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है, लेकिन 1 पे पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ये लिखेंगे कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो फोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहां पर लिखते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स कितना लग रहा है, Q इंटू E, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इतना, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, Q इंटू E इंटू वर्क डन इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, ये एंगल 60 डिग्री दे दिया है और ये आपको लेंथ L दे दिया था। तो ये जो लेंथ है ये पूरी L है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये जो लेंथ है वो होगी L cos 60। तो ये जो नीचे आएगा वो आएगा L1 माइनस cos 60। ये हो गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल क्या हो जाएगी, हाफ mv²। अब QEL cos 60 होता है 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा हाफ mv²। 2 से 2 कट गई, वेलोसिटी का वैल्यू की काइनेटिक एनर्जी ही पूछा है, स्पीड पूछा है, तो v निकालना है, तो m नीचे आ जाएगा, तो आएगा QEL/m का अंडर रूट। तो QEL/m का अंडर रूट, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आई बात समझ बच्चों, तो इसको ऐसे अपन बनाएंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर चेंज इन। तो बच्चों अगला सवाल में क्या बोला है, A small uncharged conducting sphere is placed in contact with an identical sphere having इतना चार्ज। तो एक अनचार्ज स्फीयर था, उसको दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाते हैं जो कि चार्ज था। इसमें कितना चार्ज था, 4 × 10⁻⁶, एंड देन रिमूव टू अ डिस्टेंस सच दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज 9 × 10⁻³ दिया। तो बच्चों जब टच करते हैं, एक अनचार्ज एक चार्ज है, क्योंकि दोनों का सिमिलर साइज है, कैपेसिटेंस सेम है, तो दोनों में इक्वल चार्ज बढ़ जाएगा। तो जब हम लोग इनको सेपरेट कर देंगे, सपोज हम लोग इनको r डिस्टेंस दूर सेपरेट कर दिए, तो इसमें चार्ज रहेगा 2 × 10⁻⁶, इसमें भी रहेगा 2 × 10⁻⁶। तो इनके बीच जो फोर्स लगने वाला है वो होगा K Q1 Q2, दोनों वैल्यू सेम है, तो K Q लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय r²। अब वैल्यू डाल देते हैं जो दिया है। फोर्स लग रहा है 9 × 10⁻⁻3, तो फोर्स की जगह लिखते हैं 9 × 10⁻³ बराबर K 9 × 10⁻⁹। Q तो Q स्क्वायर हो जाएगा, तो Q कितना है, 2 और 2 बटा है, तो 2 2 कितना होता है, 4 × 10⁻⁻16 है ना, सॉरी ये 8 दिया था ना, मैं गलत लिखा था, तो ये 8 होगा, 8 तो 8 कितना होगा 16। तो ये हो गया K Q1 Q2 बाय r²। r² का वैल्यू हमको पता नहीं है। 9 से 9 कट गया बच्चों, 10⁻⁻9 और ये इधर जाएगा तो 10⁻⁻3 है, तो -3 से हो गया 13 और 9 से कम हो गया, कितना हो जाएगा, 9 से -4, तो आ जाएगा 10⁻⁻4। तो r² बराबर क्या आएगा, 4 × 10⁻⁻4, तो आएगा 2 × 10⁻⁻2, तो आएगा 2 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल ये बोला है बच्चों कि एक कॉन्फ़िगरेशन 1 लिखा है और उससे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन 2 में चेंज करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन 1 से किस में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन 2 में। तो हमको ये बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी में या वर्क डन कितना लगा, ये हम लोग को निकालना है। तो बच्चों हमको ये पता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये हम जानते हैं, विच इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे चार्जेस का और इनिशियल उसमें लिखेंगे। ठीक है,
तो सेंटर में तो कुछ नहीं रखा, तो देखो यहाँ 4 चार्जेस है, 1 2 3 4, तो इनके बीच इक्वेशन कैसे रहेगा, एक पोटेंशियल इन दोनों के बीच, एक इन दोनों के बीच, एक इन दोनों के बीच और एक इन दोनों के बीच, तो 4 टर्म्स हो गए। तो लिखते हैं वो कितना होगा 4 टाइम्स के क्यू नॉट बाय आर, तो क्या होगा के क्यू नॉट स्क्वायर बाय आर। अब आर निकाल लेते हैं बच्चों, तो आपको पता है ये टोटल लेंथ जो है वो दिया नहीं है, ए दिया है ना, तो ये टोटल साइड है ए दिया है, तो ये a/2 होगा और ये a/2 होगा, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा √2 a/2 विच इज a/√2, तो यहां पर लिखेंगे a/√2, तो √2 कहां चले जाएगा ऊपर, तो ये आ गया ये चारों का। ठीक, अब उसके बाद आपस में ये दो और ये दो डायगनली भी रखे हुए हैं, ये a लेंथ है ये भी a लेंथ है, तो 2 टाइम्स, तो लिखेंगे +2 × k क्यू नॉट का स्क्वायर बाय a, है ना, तो क्या आएगा a, तो ये आ गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल लिखते हैं माइनस इनिशियल, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं इनिशियल, अब सॉरी ऐसा नहीं करते नहीं तो यहां गायब हो जाएगी। अब इनिशियल के लिए क्या करते हैं, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं बच्चों, तो यहां तो एजेस में रखा हुआ है, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 4 टर्म्स इसके हो गए, तो क्या होगा 4k क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन a प्लस फिर ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये 2 हो गए, तो क्या लिखेंगे 2k क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी √2a, तो ये √2 से ये ऊपर क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो टर्म है ये आ गई आपकी वैल्यू, तो क्या करते हैं कॉमन क्या चीज है ये निकाल लेते हैं, तो k क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन a, इसको अपन कॉमन निकाल लेते हैं, k क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन a, तो यहां बचेगा 4√2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस √2, ये इतना बचेगा। ठीक है, तो 2 - 4 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, 4√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 5√2, सॉरी ये भी क्या होगा माइनस, तो 4√2 माइनस √2 कितना होगा 3√2, तो 3√2 - 2 4 क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन a, तो 3√2 - 2 4 क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन a, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। साइड a बराबर 1 मीटर इज हेल्ड नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ अ पॉइंट चार्ज 1 कूलम, द फ्लक्स of electric field through the shaded region is 5/p into 1/ε0। हमको बताना है p का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन रहता है। अब जैसे यहां से कितना दूर है ये आप लिख गए हैं a डिस्टेंस दूर होगा, है ना, तो आप ये मान लीजिए कि ये जो q चार्ज है वो ऐसे सिमेट्रिकली रखा हुआ है चार्जेस के बीच में, ऐसा घिरा हुआ है, क्यूब के बीच में घिरा हुआ है, इसको सेंटर मान के एक क्यूब बना लीजिए, तो हर एक फेस से कितना जाएगा q/6ε0 चार्ज जो है बाहर जाएगा। 6 फेसेस होते हैं, 4 दीवारी और ऊपर नीचे छत और जमीन, तो q/6ε0 हो। अब q/6ε0 इससे जा रहा है लेकिन इसके पूरे एरिया से नहीं जा रहा है, ठीक, उसमें एक ये हिस्सा गायब है और ये एक आधा हिस्सा गायब है, तो टोटल जो इसका एरिया अगर मैं लिखूंगा a स्क्वायर, और इसका टोटल एरिया जो लिखूंगा a स्क्वायर, तो इसमें से बच्चों क्या क्या गायब है, एक तो ये वाला पार्ट एक गायब है, ठीक है, इसको गायब कर दो, ऐसा ऐसे डायरेक्ट बनाते हैं इसको, है ना, और इसका भी, तो ये वाला पार्ट अगर 4 हिस्से में बांट दूं मैं ऐसा 8 हिस्से में, तो ये एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, तो 1 2 3 हिस्से छोड़ के बाकी 1 2 3 4 5 हिस्से से जा रहा है, 5 हिस्से से जा रहा है, तो प्रोपोर्शनली कितना हो जाएगा, तो q/6ε0 का 5 आउट ऑफ 8 हिस्से से जा रहा है, तो क्या लिखेंगे ये, तो क्या जाएगा बच्चों 5/8 6 48, तो 8 6 होता है 48ε0, q का वैल्यू तो 1 दिया है, तो इतना होगा फ्लक्स जो इसके थ्रू जा रहा होगा, तो 5/p ε0 बोला है, तो p की वैल्यू यहां से क्या जाएगी 48, तो इसका सही ऑप्शन होगा। बच्चों गॉसियन सरफेस के जो सवाल होते हैं सिमेट्री वाले, उससे ये बनता है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट यहां एंड यहां, गिवन एप्सिलॉन बराबर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। बच्चों तो क्या दिया है, ये है एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं,
तो एक जो चार्ज है +7 माइक्रोकूलम का वो लगा है -7,0,0 यानी x इज इक्वल टू -7 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और चार्ज का वैल्यू कितना है 7 माइक्रोकूलम और +7 पे यानी +7 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है क्या 4 माइक्रोकूलम। तो दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो लिखेंगे K Q1 Q2। तो लिखेंगे K Q1 Q2, Q1 Q2 कितना है 7 × 4 × 10 का पावर -12, माइक्रो माइक्रो मल्टीप्लाई होगा तो -12 हो जाएगा बाय R। तो कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 10 का पावर -2। K का वैल्यू आप 9 × 10 का पावर 9 डाल देते हैं, या फिर यहां पर क्योंकि वैल्यू दी एप्सिलॉन का तो 1/4 पे एप्सिलॉन लिख के 4 पाई की 7 डालेंगे, सेम ही आना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो क्या आएगा 9 × 10 का पावर 9 × 7 4 जा कितना होता है 28 बाय नीचे आएगा 14 × 10 का पावर -10। ठीक है, तो 10 का पावर -10 आ गया। अब काटापिटी करते हैं तो 10 का पावर -10 ये क्या हो जाएगा 10 का पावर -1 आ जाएगा। 14 दूनी 28 होता है, 9 दूनी कितना होता है 18, तो आ जाएगा 1.8 जूल्स। तो इसका आंसर क्या होगा -1.8 जूल। ठीक है, क्यों? एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी नेगेटिव, अट्रैक्टिव नेचर। नेक्स्ट चार्जेस -4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रो कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड एट -9 एंड 9 सेंटीमीटर। -9 और 9 पे मतलब लेंथ ऑफ डायपोल हो जाएगी बच्चों 18 सेंटीमीटर की। ठीक है, और चार्ज कितना दिया है -4 माइक्रोकूलम का। ठीक है, अब हमको क्या बोला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना दे दिया है 10 का पावर 4 न्यूटन कूलम पर कूलम। Work done डायपोल रोटेटिंग इन फ्रॉम इक्विलिब्रियम थ्रू 180 डिग्री इज 180 डिग्री घुमाने पे बच्चों पहले ही बता चुके हैं कितना वर्क डन निकलता है, अभी पहले वाले सवाल में बनाए थे 2 × P। ठीक, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो रहती है -P, तो इनिशियल रहते हैं -P। ओह शिट, ठीक है, इनिशियल लेते हैं -Pe और जब ऐसे हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट तो होती है -Pe फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो 2Pe आ जाता है। तो यहां लिखते हैं 2 P का वैल्यू क्या होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज कितना है -4, वैल्यू ही ले लो 4 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 2 इंटू Q इंटू L है 18 इंटू ले लो 10 का पावर -2 इंटू ले लो 10 का पावर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो ये वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो गया 18 इंटू 4 इंटू 2, तो 18 इंटू 8 इंटू 10 का पावर -4 ये आएगा। तो इसको कर लो 18 इंटू 8 कर लो, 18 8 जा 64, 8 1 जा 8, ये आएगा 14, तो 14.2 वाला ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल क्या बोला है, पॉजिटिव आयन ए एंड नेगेटिव आयन बी हैव चार्ज इतना एंड इतना एंड मास इतना एंड इतना। At an instant, the ions are separated by a certain distance r. At that instant, the ratio of magnitudes of electrostatic force to gravitational force is इतना, where value of 10p हमको निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस r। चलिए, तो बच्चों आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो चार्जेस के बीच कितनी होती है g m1 m2 बाय r स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है k q1 q2 बाय r स्क्वायर। और अगर आप दोनों का रेशियो निकालना चाहें तो यहां बोला है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उल्टा लेना है इसका। तो Fe बाय Fg ये हमको बोला है कितना होना चाहिए इतना, P इंटू 10 का पावर 45, P इंटू 10 का पावर 45 ये किसके बराबर होगा, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर तो कट जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक को ऊपर लेने बोला है तो k q1 q2 ऊपर रहेगा, g m1 m2 नीचे रहेगा। अब बेसिकली इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो P इंटू 10 का पावर 45 आएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10 का पावर -11, ये G का वैल्यू होता है। Q1 Q2 की वैल्यू क्या दी है 6.67 इंटू 10 का पावर -19 इंटू 9.6 इंटू 10 का पावर -10 डिवाइडेड बाय नीचे जो मासेस दिया है वो कितना दिया है 19.2 इंटू 10 का पावर -27 और 9 इंटू 10 का पावर -27, तो 9 इंटू 10 का पावर -27 ये आ गया P का वैल्यू। तो देखो 6.67 से 6.67 कट गया,
9 से ये 9 कट गया और 9.6 2 जा कितना होता है ये, तो यहां आ जाएगा 2। अब ये लिखते हैं P इंटू 10 का पावर 45, 1/2 को बाहर ले लेते हैं बच्चों। अब 9 और 19 होगा -10, -10 क्या हो जाएगा 10 का पावर -20, ठीक है। नीचे क्या है -11, 27 और 27, तो 27 और 27 हो जाएगा बच्चों 54, 54 और 11 हो जाएगा 65, और 65 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +65, तो आएगा 1/2 इंटू 10 का पावर 65, तो ये आ जाएगा +45। तो P की जगह क्या आ रहा है हाफ का वैल्यू कितना होता है 0.5, हमको 10P का वैल्यू बताना है, तो 10P का वैल्यू क्या होगा, 10P का वैल्यू हो जाएगा 5, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 5। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला सवाल क्या बोला है, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल placed at origin O, the dipole moment P is along the x axis। तो एक शॉर्ट डाइपोल है बच्चों, x axis के along डाइपोल मोमेंट। तो हमको बोला if the electric potential and electric field at A are V0 and E0, तो A पे क्या है E0 और V0 पोटेंशियल और वो, तो हमको बताना है then the correct combination of electric potential and field respectively at point B। तो बच्चों B आप देख रहे हो कौन सा इक्वेटोरियल पॉइंट, और ये जो है एक्सियल पॉइंट है। तो आप ये जानते हैं बच्चों पोटेंशियल का वैल्यू पहला तो Kp cos थीटा बाय r स्क्वायर ये होता है। अब थीटा और ये क्या है, सपोज एक डायपोल है बच्चों, तो जिस भी पॉइंट का आपको पोटेंशियल निकालना है, अगर सेंटर से डायपोल के सेंटर से एक पोजीशन वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे तो डायपोल के साथ वो एंगल थीटा बनाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है Kp cos थीटा बाय r। और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका मैग्नीट्यूड होता है Kp बाय r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट। ये मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है जनरल फॉर्मूला, और पोटेंशियल के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। अब ये जो है ए पॉइंट ये एक्सियल पोजीशन पे है, तो यहां पर थीटा का वैल्यू अपन 0 लिखेंगे, तो हम यहां से V0 बराबर क्या लिख सकते हैं Kp cos 0 1 होता है, तो क्या लिखेंगे Kp बाय r स्क्वायर, यानी V0 का वैल्यू होगा Kp बाय r स्क्वायर। सिमिलरली E0 इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, यहां भी 0 लेंगे, cos 0 1 होगा तो हो जाएगा 2 Kp बाय r क्यूब, तो 2 Kp बाय r क्यूब। ये आ गया बच्चों V0 और E0 का वैल्यू आ गया। अब ये है बच्चों इक्वेटोरियल पॉइंट, और ये कितने डिस्टेंस पे 2r पे डिस्टेंस पे। तो यहां पे अगर पोटेंशियल मेरे को लिखना है तो मैं लिखूंगा V बराबर पोटेंशियल Kp cos थीटा। अब cos क्या लेंगे 90, cos 90 क्या होता है 0, तो पोटेंशियल क्या होगा 0। तो पोटेंशियल 0 होना है बच्चों किस ऑप्शन में, एक तो C में है और एक तो B में, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 90 लेंगे, cos 90 यहां भी 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा Kp बाय r क्यूब, ठीक। लेकिन आप जानते हैं Kp बाय r क्यूब का वैल्यू E नहीं है, 2 Kp बाय r क्यूब का वैल्यू E है, तो Kp बाय r क्यूब का, अच्छा नहीं, एक और चीज, और यहां पर r का वैल्यू कितना लेना है 2r, तो 2r कितना हो जाएगा 2 2 4 2 8r क्यूब। अब आपको Kp बाय 2 Kp बाय r क्यूब का वैल्यू पता है, तो यहां पर क्या कीजिए 2 मल्टीप्लाई, तो यहां भी क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 2, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 2e, ऐसा नहीं करते, यहां 2 मल्टीप्लाई किए और यहां 2 डिवाइड करते हैं, तो 2 Kp बाय r क्यूब, इसके जगह क्या लिख सकते हैं E0, और 8 2 जा क्या होगा 16, तो क्या लिख देंगे E0 बाय 16। तो ऑप्शन होगा बच्चों बी सही, 0 और E0 बाय 16। अगला सवाल क्या बोला है, एन इलेक्ट्रॉन इज मेड टू एंटर सिमेट्रिकली बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वली बट ऑपोजिटली चार्ज शीट्स। तो ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। मेटल प्लेट्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ, तो इनकी लंबाई दे दी है बच्चों हमको 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, द इलेक्ट्रॉन इमर्जेस आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आता है वो कितनी वेलोसिटी से आता है 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड से बाहर आता है। The electron emerges out of the sheet in the horizontal component इतना, if the magnitude of electric field between the plates is 9.1, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होगी 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। फिर क्या बोला है, then the vertical component of velocity हमको निकालना है।
बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे वाला कई क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं पहले। तो क्या होगा बच्चों कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता वर्टिकल वेलोसिटी से, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएगी। तो सपोज इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर किया तो उसकी एंटर करते समय भी वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकेंड होगी और लीव करते समय भी उतनी ही होगी। तो इसको ये 10 सेंटीमीटर क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? समय लगेगा टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 बाय स्पीड कितनी है 10⁶। ये 10 सेंटीमीटर क्रॉस करने में इसको समय लगा। अब इतने समय तक इसको एक अपवर्ड डायरेक्शन में E इंटू ई एक फोर्स लगेगा, जिसके कारण एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा E/m, और इस एक्सेलरेशन के कारण जितने समय तक ये बाहर निकलता है उतने समय तक इसकी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ेगी और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0। तो v इज इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं u प्लस a t। फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में निकालना है, इनिशियल y डायरेक्शन में 0 थी, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन है E/m, टाइम है 10 इंटू 10⁻⁻2 बाई 10⁻⁶। अब सारी वैल्यू को डाल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 9.1 ये दिया है वोल्ट पर सेंटीमीटर में, तो डिवाइड होगा बच्चों 10⁻⁻2 से। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 क्वेश्चन में दिया हुआ है, E/m हो गया, इंटू टाइम 10 इंटू 10⁻⁻2 बाई 10⁻⁶। अब आप इसको काट पिट लीजिए, 9.1 से 9.1 कट जाएगा, 10⁻⁻6 आ जाएगा, 19 और 2 होगा 21, 21 में 2 जोड़ा 19, 19 में 31 माइनस 6 गया 27, 7 तो आएगा 10⁻7, तो आएगा 116 इंटू 10⁻6 जो कि सी ऑप्शन है। ओके, BC। तो एक लाइन चार्ज बच्चों a/2 लेंथ का अपन रख दिए यहां पर, है ना, सेंटर ऑफ द एज BC ऑफ द क्यूब ABCDFGHIJK जो भी, हैविंग एज लेंथ a as shown in figure. If density of the line charge is lambda c per unit length, then total electric flux through all the faces of the cube will be कितना होगा? फेसेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है बच्चों। तो ये लाइन चार्ज जिस एज पे रखा हुआ है ना, तो जो फ्लक्स होगा ये इस वाला, ये वाला, और ये जो ऊपर वाला है ये वाला, ये जो एज जो कंटेन कर रही है, दो एज जो इसको कंटेन कर रहे हैं, इससे तो जाएगा नहीं, क्योंकि फ्लक्स का डेफिनेशन ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये वाला जो सरफेस है बच्चों, ये वाला ऊपर वाला और ये वाला जो सरफेस है ये नीचे वाला, ये दोनों सरफेस के तो परपेंडिकुलर है, तो उधर से उसको जाना है नहीं। प्लस फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जाएगा कहां से? वो एक तो जाएगा ये ADE से जाएगा, उसको अलग कलर से अपन मार्क करते हैं। एक तो इससे जाएगा AFED से, और दूसरा इससे, कहां गया ये FGHD, ये जो इसके सामने रखे हुए हैं। अच्छा, अब ये जो सरफेस है इससे भी फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि इसके भी अलोंग द सरफेस लिख लेगा, तो ये AGFE वाला है, ये जो साइड वाले हैं, ये जो साइड वाला है, ये साइड वाला और ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये सबसे 0 हो गया। सिर्फ 2 एजेस से जा रहा है। कितने से जा रहा है? 2 एजेस से जा रहा है। फिर ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये एज बना है बच्चों, ये एज, तो एज के क्या होगा? एक इधर भी एक स्क्वायर होगा ऐसा, ठीक, एक इसके नीचे भी एक स्क्वायर बनेगा ऐसा। तो आप एक देखेंगे कि ये जो एज है ये एक ऊपर वाले का हिस्सा है, एक इस सामने वाले का हिस्सा है, एक उस पीछे वाले का हिस्सा है, एक नीचे वाले का हिस्सा है। तो ये 4 लोगों का हिस्सा है। तो जो टोटल फ्लक्स एक क्लोज सरफेस से निकलता है वो कितना लगता है? Q/ε0 निकलता है। ठीक, अब वो एक इस वाले क्यूब में जा रहा होगा, एक इसके पीछे वाले क्यूब में, एक नीचे वाले में और एक इस नीचे वाले क्यूब में, 4 जगह जा रहा होगा, 1 2 3 और 4, 4 जगह। तो एक में कितना जा रहा होगा? एक में जा रहा होगा बच्चों चौथा हिस्सा, तो Q/4ε0 होगा। अब Q/4ε0 जा रहा है, और वो 4ε0 भी ये कितने सरफेसेस से? 6 से नहीं जा रहा है। तो अपने को क्या पूछा है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब विल, अच्छा एक साथ बताना है, तो इतना ही होगा Q/4ε0। ठीक, अब Q/4ε0 होगा, जिसमें से भी ये 4 सरफेस से नहीं, सिर्फ 2 सरफेस से जा रहा है, तो चार्ज अपने को टोटल निकालना पड़ेगा कितना होगा। तो चार्ज कितना होगा बच्चों? इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया, लेंथ दिया a/2, तो लैम्डा इंटू a/2 क्या होगा? ये तो यहां पर डाल दो, तो लैम्डा a/2, 4 2 8 हो जाएगा, तो आएगा लैम्डा a/8 ε0। तो हमारा ऑप्शन आएगा
लैम्डा ए बाय 8 एप्सिलॉन। ये भी बच्चों सिमेट्री का क्वेश्चन है, तो आपको सिमेट्री इमेजिन करना है। तो आप जानते हैं लाइन चार्ज के कारण क्या बनता है, एक सिलेंडर बनता है। अब अपने को यहां एक क्यूब दे दिया है, तो एक क्यूब पीछे होगा, एक क्यूब उसके आगे, एक क्यूब उसके आगे, समझ रहे हो, 4 क्यूबों से घिरा होगा। तो एक क्यूब में कितना जा रहा होगा, क्यूब बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू का वैल्यू लैम्डा ए बाय 2, यानी चार्ज इंटू लेंथ ऑफ वायर से इंटू कर दिया, चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोला है कि अब पॉइंट चार्ज Q, यानी P पे Q चार्ज रखा हुआ है, और क्या बोला है, इज लोकेटेड एट P अलोंग द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल 1। तो ये जो डायपोल 1 है -Q से +Q उसके एक्सिस में रखा हुआ है, और दूसरा जो डायपोल है -Q से +Q उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा हुआ है। हमको ये बताना है कि P को कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना हो, उसके लिए करेक्टली डिस्क्राइब द सिचुएशन। तो इसमें बेसिकली बच्चों हम लोग को A बाय R का रेशियो बताना है। ठीक है, A बाय R का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो अब चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले तो अच्छा, अगर आप इसको जनरल फॉर्मूले से बनाने की कोशिश करोगे बच्चों, तो वो काम नहीं आएगा। क्यों नहीं काम आएगा, काम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप अगर इक्वेट करेंगे तो सब चीज आर क्यूब ए वे कट जाएगा, तो 2 बराबर 1 ऐसे टाइप का इक्वेशन बनेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर हम लोग को जनरल इक्वेशन ना लेके नेट फोर्स का इक्वेशन लिखना है, क्योंकि ए और आर यहां पर कंपेरेबल है। ए और आर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा गैप है उनमें। वो जो केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, और या हम लोग वो लगाते थे क्या बच्चों, केपी बाय आर क्यूब √4 cos 3 cos स्क्वायर थीटा +1, जो जनरल फॉर्मूला लगाते थे वो तब लगाते थे जब डायपोल की लेंथ है वो बहुत बहुत छोटी होती है, जिस पोजीशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उससे। यहां पर ऐसा दिया नहीं है, इसलिए ये चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर हम पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखिए, ये +Q के कारण फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ। ठीक, बाहर की तरफ होगा। कितना होगा फोर्स का वैल्यू लिख लेते हैं। फोर्स का वैल्यू होगा, इस चार्ज से डिस्टेंस निकालना है, तो क्या होगा, फोर्स Q बाय आर स्क्वायर। अब R क्या होगा बच्चों, यहां से आपको ये लेंथ पता है, ये पोजीशन है, और सेंटर से आपको पता है ये डिस्टेंस है वो A है। तो आपको तो पॉइंट चार्ज से निकालना है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, R माइनस A। तो ये होगा R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज का। नेगेटिव चार्ज करंट क्या होगी, उसके उल्टे तरफ होगी, तो लिखेंगे -KQ बाय, अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से R है और ये डिस्टेंस A है, तो हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। ये हो गया फोर्स ड्यू टू डायपोल, ये इधर और ये इधर जो भी होगा नेट। फिर अब दूसरा डायपोल देखते हैं, बाकी चीजों को मिटाता हूं। ठीक है, तो आप देखिए यहां से यहां ये डिस्टेंस आपको लेना है। तो देखो ये +Q के कारण क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव है तो प्लस के कारण होगी अवे, और ये नेगेटिव है -A के कारण होगी नीचे। ठीक, और इसके 2 कंपोनेंट करेंगे तो ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट आएगा, तो हमको ये कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, तो ये कंपोनेंट अपन निकालते हैं। तो फोर्स क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा दोनों के कारण, वो लिख लेते हैं, कितना होगा, KQ बाय KQ बाय ये डिस्टेंस है, ये है A और ये है R, तो ये होगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 1/2, ये आ गया फोर्स का वैल्यू। ठीक है, KQ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 1/2 इनटू, लेकिन हम लोग को ये वैल्यू थोड़ी लेना है, ये वाली, हमको तो इन दोनों का ये वाला कंपोनेंट लेना है। तो उसके लिए बच्चों एक थीटा मार्क कर लेते हैं। तो देखो सपोज ये यहां से ऐसा बना, मान के चलो ये एंगल थीटा है, तो एंगल भी थीटा होगा, तो कॉस थीटा अपने को लेना है। तो ऐसे कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा, कॉस कंपोनेंट लेंगे तो बेस क्या आएगा, बेस है आपका A, तो आएगा A अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फिर से क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा यही A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, ये स्क्वायर करेंगे बच्चों, यहां पर स्क्वायर होता है ना, KQ बाय R स्क्वायर होता है फोर्स का वैल्यू, और यहां पर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 1/2। अब देखो KQ कट गया, क्या आएगा, 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर बराबर A बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 3/2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको A बाय R का वैल्यू निकालना है बेसिकली। तो सबसे पहले इधर का तो एलसीएम ले लेते हैं बच्चों।
तो एलसीएम लेंगे तो आएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर और इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ar, सॉरी प्लस 2ar, फिर माइनस आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस 2ar, ये बराबर आएगा a बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया, यहां से आ जाएगा बच्चों 4ar बराबर a डिवाइडेड बाय r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। एक ए से एक ए कैंसिल हो गया तो यहां से आएगा 4r बराबर r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर बाय ये जो वैल्यू होगा वो होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू 3/2। ठीक, अब इसको यहां ले आते हैं। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है तो यहां से लिखते हैं 4r बराबर अपने को a बाय आर का वैल्यू चाहिए तो यहां और यहां से आर स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो ये आर स्क्वायर क्या आ गया कॉमन। ये आर स्क्वायर अगर कॉमन आएगा बच्चों तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर अगर कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, कुछ तो बचेगा। तो आर स्क्वायर ये बचेगा 1 माइनस ए बाय आर का होल स्क्वायर 1 प्लस ए बाय आर का होल स्क्वायर ये बचेगा और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, क्या आएगा आर स्क्वायर यहां से भी कॉमन लो तो आएगा 1 प्लस ए बाय आर 1 प्लस अच्छा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, तो यहां से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आर का पावर 3/2 कॉमन आएगा तो एक क्या बचेगा आर का पावर आर ही बचेगा, एक क्या बचेगा आर। ठीक है, तो बेसिकली ये आर से आर स्क्वायर और आर ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां से बचेगा 4 बराबर 1 माइनस ए बाय आर, अच्छा ए बाय आर चाहिए उसको एक्स ले लेते हैं तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 ये बराबर 4 आ गया। अब बच्चों इससे हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू कैलकुलेट करके निकालना है तो इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल से सेलेक्ट करेंगे कि x का कौन सा वैल्यू डालें ताकि इसके करीब आ जाए, क्योंकि ऑप्शन में ना a बाय आर का 4 वैल्यू ऐसा दिया हुआ है तो हिट करके देखेंगे कि 4 के करीब किस में आ रहा है। तो अगर आप x का वैल्यू डाल देंगे 3 के करीब तो ये लगभग दोनों आपस में बराबर आ जाता है। तो a बाय आर का जो वैल्यू है वो किसके बराबर रहना चाहिए, 3 के बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बच्चों हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये थे बच्चों आपके सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के सवाल यहां पर खत्म हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन सवाल उठाएंगे जिससे और ज्यादा सवाल आए, रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स से करीब 17-18 सवाल उससे भी आए तो अगला क्लास में हम लोग उसको बनाएंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हाँ, और जो पिछला जो भी वीडियो हो चुका है, बना चुका हूं जो भी टॉपिक का, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पहले खुद बनाने की एक बार कोशिश कीजिएगा और जो सा सवाल हार्ड लग रहा है बस उसी को देखिएगा बच्चों। ओके, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, बोर्ड में भी फोकस रखिए बच्चों, 75% से ऊपर लाना जरूरी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।